शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज दो प्रमुख एडिटोरियल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला जो एडिटोरियल है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम COP28 से रिलेटेड आर्टिकल को डिस्कशन करने वाले हैं। इस बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो बैठक है इसका आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई में किया गया है। ठीक है, तो COP का ये 28वें नंबर का संस्करण है। इसका आयोजन दुबई में किया गया है। यहाँ पर कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं ली गई हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए, उसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि ये जो बैठक हुई है, एक बात निकल कर के यहाँ पर ये आ रही है कि कोई भी देश कोयला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है उसको कोई भी कंट्री छोड़ना नहीं चाहता है। एकदम से यदि छोड़ देगा ना तो फिर उसके देश में एनर्जी का एक प्रकार से क्राइसिस आने वाला है। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर जो बिजली है वो कोयले से बनाई जा रही है, और यदि भारत को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं अवेलेबल हो पाएगी तो हमारे इंडस्ट्री का क्या होगा, और इसके साथ ही साथ जो डेली लाइफ चल रही है वहाँ पर भी जो बिजली की आपूर्ति है वो भारत नहीं कर पाएगा। यही बात अन्य कंट्री के लिए भी है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ना केवल हम कोयले के माध्यम से बिजली बना रहे हैं, इसके साथ ही साथ में कोयले का एक्सपोर्ट भी हम करते हैं या फिर बिजली भी बेचने का हम काम करते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, यदि हम ये चाहें कि हम शिफ्ट हो जाएं कोयला से जीवाश्म ईंधन से किसी दूसरे की तरफ में, जैसे कि सोलर एनर्जी की तरफ, पवन ऊर्जा की तरफ, या फिर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यदि हम आगे बढ़ें, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है। एकदम से आप देखेंगे अभी तक इंडिया इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन हमारे देश में अभी भी इलेक्ट्रिक कारों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पाया है। उसका रीज़न ये है कि अच्छा खासा मोटा पैसा यहाँ पर लगाने की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के हम कुछ कुछ कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकारों के पास में पैसा होना चाहिए, तब जा कर के ये चीज़ सक्सेस हो पाए। तो इस बार जो COP28 की बैठक हुई है, इसमें जो मेन फोकस रहा था वो ऐसा था कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था उस समय में ये निर्धारित किया गया था कि हम पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। जो उस समय में टेम्परेचर निर्धारित करे थे वो 1 डिग्री टेम्परेचर तो ऑलरेडी से बढ़ चुका है। अब बचा जो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसको कंट्रोल करने की बात यहाँ पर करी जा रही है। हालांकि देखा जाए उत्सर्जन में हमें यदि कटौती करना है, उत्सर्जन में कटौती के लिए ये जो शपथ ली गई है, ठीक है, जितने प्रयास अभी किए जा रहे हैं वो सारे प्रयास अभी तक पर्याप्त नहीं हैं। यहाँ पर बात करी जाती है कि 2030 तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर कम से भी कम हमें 11,000 गीगावाट एनर्जी यहाँ से पैदा करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वर्तमान में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि सीमित करना है तो दुनिया को 2030 तक 3 गुना रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर कम से भी कम 11,000 गीगावाट की हमें ज़रूरत है। अब इस मामले में बहुत सारी कंट्री सहमत हो गई हैं, वैश्विक सहमति बनी है। इसको पहली बार सितंबर के महीने में दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इस समय भी इन्होंने औपचारिक रूप से, इनफॉर्मल रूप से घोषणा किया था। अब दुबई में ये जो सम्मेलन चल रहा है COP28 का, ठीक है, इस सम्मेलन से पहले ये हमने माने थे कि क्लाइमेट से जुड़े संयुक्त राष्ट्र करार पर सिग्नेचर करने वाले लगभग सभी 190 देशों के बड़े ग्रुप द्वारा इस सहमति का व्यापक रूप से समर्थन किया जाएगा। पहले तो हम ये सोचे थे कि सब कंट्री इसका समर्थन करेंगे, लगभग 190 कंट्रीज इसका समर्थन करेंगे। हालांकि 190 में से देखा जाए अभी तक टोटल 118 कंट्री ही इसका समर्थन कर पाए हैं। पूरे देशों ने इसका समर्थन नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत और चाइना जैसे जो देश हैं, भारत और चाइना जैसे जो देश जो कि
बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने अभी तक सिग्नेचर करने से इससे बचते रहे हैं। इसके बाद यहाँ जो शपथ ली गई है, इस शपथ का मतलब ये है कि कोयला से चलने वाले बिजली के जो संयंत्र हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके आप इनको कम करते जाएंगे, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बाधा का काम करेगा। अब भारत हमेशा से कहते आ रहा है कि हम हमेशा से ही रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में सबसे आगे रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के मसीहा के रूप में भारत अपने आप को बोलता है। इसका 2030 का जो टारगेट है, जैसा कि भारत ने एनडीसी में बोला था कि हम 170 गीगावाट से बढ़ा करके 500 गीगावाट करेंगे। अभी हमने क्या बोला कि 170 गीगावाट अभी हमारे पास यदि कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इसको बढ़ा करके हम 500 गीगावाट करेंगे, लेकिन ये लक्ष्य 2030 तक का हमने रखे हैं। इसके बाद भारत ने कई बार बोला है कि कुछ ईंधनों को छोड़ने के लिए भारत को बाध्य कोई नहीं कर सकता है। भारत हमेशा से ये बोल रहा है, पार्टिकुलरली कोयला के मामले में बोलता है कि हम कोयला को इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, जबकि कोयला से ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। मतलब 70% जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो कोयला से ही होती है। अब जिन देशों ने ये बोला है कि हम जो कोयला का यूजेस है उसको छोड़ रहे हैं, तो कोयले के यूज़ को यदि ये कंट्रीज़ छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने बैकअप के रूप में अन्य जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, उसको स्टोर करके रखा है। तो कुल मिलाकर के अभी जो डेवलप कंट्री ये कह रही हैं कि हम कोयला का इस्तेमाल छोड़ देंगे, तो कोयले का इस्तेमाल छोड़ने के लिए ये तैयार हैं, तो इनके पास में कोयला के अलावा दूसरे फॉसिल फ्यूल्स मौजूद हैं जिनके माध्यम से ये लोग बिजली बना सकते हैं, यहाँ की पेट्रोल गाड़ियों को चला सकते हैं। वहीं यदि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, तो ये 2035 तक अपनी एनर्जी संबंधित जो ज़रूरत है इसको पूरा करने के लिए कोयला को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, और ये उन 56 देशों में शामिल हो गया है। किन 56 देशों में शामिल हो गया है? जिन देशों ने बोला है कि हम कोयले के यूज़ को ख़त्म कर देंगे, तो ये 2035 तक देशों ने घोषणा किया है। ये टोटल 56 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बोला है कि 2035 तक हम कोयले को पूरी तरह से छोड़ देंगे। वहीं हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो ये अपनी एनर्जी का लगभग 20%, कितना? अमेरिका अपनी एनर्जी का 20% हिस्सा ही अभी कोयले से बिजली बनाता है, और कम से कम 55% जो हिस्सा है तेल और गैस से हासिल कर रहा है। कितना हिस्सा? 55% जो हिस्सा है वो ऑयल एंड गैस से पूरा कर रहा है। और अभी उसने बोला है, यदि वादा किया है, तो इसका मतलब ये है 2030 में तेल और गैस से और भी ज़्यादा वो उत्पादन करने का काम करेगा। हालांकि देखा जाए कंट्रीज लोग तैयार ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन कोई भी सक्रिय रूप से जीवाश्म ईंधन को, फॉसिल फ्यूल्स की जगह दूसरा कोई विकल्प तलाश करने को उतना ज़्यादा तैयार नहीं है, फिर छोड़ने के लिए उतना तैयार नहीं हुआ है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इनकी थोड़ी सी अर्ली लाइफ स्टाइल के बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ में आज जो एडिटोरियल में हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो है सोशल जस्टिस, इसके साथ ही साथ में इसमें बात किया जाता है कि आप सोशल जस्टिस को कैसे करके इंश्योर कर सकते हैं आज की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। मतलब भारत अपनी इकोनॉमी को आगे भी बढ़ाएगा और वो ये भी इंश्योर करेगा कि मैं यदि कोई भी पॉलिसी लेकर के आ रहा हूँ तो वो पॉलिसी दलितों के हिसाब से होना चाहिए, उन गरीब तबकों के हिसाब से होना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ना है, पार्टिकुलरली दलित कैटेगरी के जो लोग हैं इनके लिए हमारी क्या सोशल जस्टिस पॉलिसी होना चाहिए, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। आज की जो मार्केट इकोनॉमी चल रही है, मार्केट इकोनॉमी जिसका मतलब ये है आज के समय में
ज़्यादातर जो संसाधन है प्राइवेट सेक्टर के पास में चले गए हैं। सरकार का नियंत्रण बहुत कम ही बचा है। कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जिनको सरकार प्रोवाइड कर रही है, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए सारी चीज़ें सरकार ने खोल दी है। सरकार भी यदि कोई सेवा दे रही है तो सरकार उसके लिए भी पैसे आज के समय में लेने लगी है। तो आज के समय में जो मार्केट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, इस मार्केट इकोनॉमी को हमें इस प्रकार से एजुकेटेड करना है। किस प्रकार से एजुकेटेड करना है कि इसमें हमें कुछ वेलफेयर वाले मेजर्स अपनाएं, हम वेलफेयर वाले मेजर्स उपाय कुछ करें, ताकि जो बुरी तरह से प्रभावित सोशल ग्रुप है, सामाजिक ग्रुप है, जैसे दलित लोग हैं, एसटी वाले लोग हैं, ठीक है, इन लोगों के जो अधिकार हैं उनको हम दिला सकें, ताकि ये लोग जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक हिस्सा बन सके। हिंदी में यदि हमें लिखने के लिए आएगा तो बाजार अर्थव्यवस्था के नेताओं को सबसे खराब स्थिति वाले सामाजिक समूहों के लिए कल्याणकारी उपाय अपनाने के लिए शिक्षित हमको करना पड़ेगा, जिससे उन्हें आर्थिक विकास का अभिन्न अंग बनाया जा सके। वहीं यदि हम इनकी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें, डॉक्टर BR अम्बेडकर की, ठीक है, कब इनका जन्म हुआ, कैसी इनकी लाइफ स्टाइल रही, तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, और ये खुद एक दलित कम्युनिटी से आते थे, इसीलिए इन्होंने दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा था भारत में उसको सबसे ज़्यादा फेस किया है। वहीं यदि हम इनकी लाइफ स्टाइल की बात करें, जन्म की बात करें, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, जैसे कि वकील के रूप में, इकोनॉमिस्ट के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में एंड सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं। आज़ादी में इनका क्या योगदान रहा था, तो इन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया था 1927 में। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर इमेज के माध्यम से देख लेते हैं। महाड़ सत्याग्रह किया था 1927 में हिंदुओं के खिलाफ में, ताकि जो दलित लोग हैं उनको उनके अधिकार दिलाया जा सके। साथ ही साथ इन्होंने तीनों के तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड 1932 में पूना पैक्ट किया था गांधी जी के साथ में, ताकि उनका जो आइडिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए डिप्रेस्ड क्लास के लिए, इस चीज़ को छोड़ा जा सके। गांधी जी इस चीज़ के विरोध में थे। उनका कहना था यदि हम उनके लिए अलग से ही व्यवस्था बना देंगे चुनाव की, तो इससे वो लोग अलग हो जाएंगे, वो कभी उस चीज़ से ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे, इसलिए गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। साथ ही साथ में ये लेबर मेंबर रहे थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ विक्ट्री वाइसरॉय 1942 में। की राइटिंग की यदि हम बात करें तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि द अनहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल्स, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन हु वर शूद्रास। ऐसी कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्होंने कुछ कुछ पत्रिकाएं भी चालू करी थी, जैसे कि मूक नायक और बहिष्कृत भारत एंड समता जनता, ऐसी कुछ इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। अब हम एडिटोरियल की शुरुआत करें मॉडर्न डेमोक्रेसी के साथ में। आज के समय में आप भारत की डेमोक्रेसी को देखिए, भारत की सरकार को देखिए और भारत के संविधान को देखिए। आज के समय में जो डेमोक्रेसी इंडिया की चल रही है, वहाँ पर लोगों के कल्याण के ऊपर फोकस किया जा रहा है। वो कहता है सोशल हार्मोनी होना चाहिए। सोशल हार्मोनी का मतलब होता है सद्भाव। साथ ही साथ कुछ रिफॉर्म्स हमें लेके आना है, ताकि इंश्योर कर सकें डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टू इट्स पार्टिसिपेंट्स। इसके जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो डिग्निटी है, गरिमा है, वो बनी रहे, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बना रहे, उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्पेशली बातचीत करी जा रही है ऐतिहासिक रूप से जो डिप्राइव्ड सेक्शन है। डिप्राइव्ड सेक्शन मतलब होता है वंचित वर्ग एंड सोशली तौर पर जो मार्जिनलाइज्ड पीपुल हैं। मार्जिनलाइज्ड मतलब फांसी पर रहने वाले लोग हैं,
उनकी बात यहाँ पर करी जा रही है कि उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनकी गरिमा बनी रहे। सोशल हार्मोनी के ऊपर आज के समय मॉडर्न डेमोक्रेसी को काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है या फिर अन्य जो अदर बहुत सारी संस्थाएं खोली जा रही हैं, इनको अनिवार्य रूप से बोला जा रहा है कि आप इंगेज रहिए बैडली इफ़ेक्टेड पर्सन्स के साथ में एंड इंश्योर करिए कि उनका सब्सटेंसिव वास्तविक पार्टिसिपेशन हो सके सिग्निफिकेंट गवर्निंग क्लासेस में, पॉलिटिकल अफेयर्स में। इसके बाद हम बात करते हैं दलित समुदाय के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर एक प्रकार से टॉर्च बियरर्स के रूप में उभर कर के सामने आए थे और इन्होंने कुछ आइडिया को प्रकाशित किया था, कुछ आइडिया लेकर के आए थे, ठीक है, जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया रहेगा, आज़ादी के बाद का जो भारत रहेगा, ये थोड़ा सा अलग रहेगा। ये जो भारत है, जो एक्सप्लॉयटेटिव ब्राह्मणिकल पास्ट रहा है, शोषणकारी जो ब्राह्मणवादी अतीत रहा है, उससे बिल्कुल अलग होना चाहिए। ऐसे कुछ विचार लेकर के B.R. अम्बेडकर लेके आए थे। इसके साथ ही साथ में इनवाइट किया था दलित एंड अदर जो मार्जिनलाइज कमिटी है, मार्जिनलाइज मतलब हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय हैं, कि ये लोग भी देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकें, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में भी इनकी हिस्सेदारी होना चाहिए, मतलब राजनीति में भी इनकी हिस्सेदारी हो, साथ ही साथ में देश की इकोनॉमी को भी चलाएं। जैसे कि आज के समय में बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले लोग देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं, देश की सरकार चलाने वाले लोग भी दलित और ST के लोग रहें, इसके लिए भी व्यवस्था B.R. अम्बेडकर की तरफ से करी गई थी। आज के समय में देखा जाए कौन से लोग राज कर रहे हैं और क्या कुछ प्रयास अभी तक किए गए हैं। करेंट टाइम के हिसाब से यदि देखा जाए ना, तो ज़्यादातर आपको डोमिनेशन देखने को मिलता है पावरफुल अथॉरिटीज़ में, नेशनल लीडर्स हो, चाहे बिजनेस टाइकून्स हो एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे लोग ही ज़्यादातर दुनिया में राज कर रहे हैं। कंट्रोल एंड हेजेमनी ऑफ कन्वेंशनल रूलिंग क्लास की बात करें, कंट्रोल की बात करें, चाहे मॉडर्न आधिपत्य की बात करें, जो कि मॉडर्न रूलिंग क्लास कर रही है, ये कंटिन्यू ही देखने को मिल रहा है और इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन जो दलित लोग हैं, ST वाले जो लोग हैं, ठीक है, इनकी प्रेजेंस बहुत कम है, एकदम ना के बराबर है पावर एंड प्रिविलेजेस के हिसाब से। यदि आप देखें तो प्रिविलेजेस मतलब विशेष अधिकार। हालांकि बहुत सारी जो पॉलिटिकल रिजीम्स हैं वाउज टू इम्प्लीमेंट सोशल जस्टिस पॉलिसीज़, सरकारों ने सोशल जस्टिस पॉलिसी लेकर के आई हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। ये लोग जो SC ST वाले लोग हैं, इनका पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा योगदान नहीं है और ना ही इनका योगदान रहा है देश की इकोनॉमी में, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्री के ये लोग मालिक कभी भी नहीं बन पाए हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के प्रिंसिपल की बात करें, जो कि सोशल जस्टिस के लिए बना है, तो B.R. अम्बेडकर के हिसाब से देखा जाए सोशल जस्टिस में क्या क्या होना चाहिए। यदि अम्बेडकर के विचारों के हिसाब से चलें तो करंट जो सेक्टर चल रहा है न्यू लिबरल इकोनॉमी का, इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, क्योंकि ये निगलेक्ट कर देता है दलित लोगों की चिंताओं को, आदिवासियों की चिंताओं को, एंड वुड डायरेक्ट द मार्केट टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। इसके साथ ही साथ इकोनॉमी को, मार्केट को ये बोलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनिए SC ST वाले ग्रुप्स के साथ में। साथ ही साथ में B.R. अम्बेडकर के जो विचार हैं सोशल जस्टिस के, वो दिशा निर्देश जारी करते हैं सरकार को कि आप जो है रिड्यूस करिए सोशल जस्टिस पॉलिसीज़ में जो नुकसान हो रहा है, जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, जो नुकसान हो रहा है उसको आप रिड्यूस करिए, साथ ही साथ में उनको आज के हिसाब से और भी ज़्यादा रिलेवेंट बनाने का काम करिए। अम्बेडकर के जो विचार हैं आज के समय में काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हम डायग्नोस कर पाते हैं क्या क्या इलनेस हैं हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर में।
इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं जिसके माध्यम से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो संविधान है, अन्य जो संस्थाएं बनाई गई हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक, रिप्रेजेंटेटिव एंड क्लोज़र टू द क्लेम एंड द डिज़ायर्ड ऑफ मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप के हिसाब से हम तैयार कर सकें। अब हम बात करने वाले हैं आज की जो उदारवादी का युग चल रहा है, मार्केट इकोनॉमी का जो युग चल रहा है। पहले सरकार की इकोनॉमी का युग चला करता था। पहले चीज़ों का उत्पादन कितना करना है, कितने रेट में देना है, ये सारी चीज़ें सरकार निर्धारित करती थी। आज के समय में ऐसा हो गया है कि सरकार ने सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के लिए देखा जाए तो खोल दिया है। कुछ कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण सरकार अपने हाथ में ली है। तो ये जो न्यू लिबरल मार्केट चल रहा है और यहाँ पर दलित लोगों की क्या भूमिका है, क्या क्या चीज़ें इनको मिल पा रही हैं, क्या नहीं मिल पा रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज के समय में जो न्यू लिबरल मार्केट है, ठीक है, इस अलाइन टू सच एथिकल वैल्यूज़, लेकिन इस प्रकार की जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उससे ये चीज़ थोड़ी सी अलग है। एंड ओवरटली मतलब ओपनली सेलिब्रेट द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ फ्यू कारपोरेट बॉडीज़। यहाँ पर आपको ज़्यादातर कुछ ही कारपोरेट बॉडी के पास पावर देखने को मिलेगी। बिजनेसमैन ओवर कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट, बिजनेसमैन का ही आपके समय में डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादातर अधिकार है। मतलब आज के समय में ऐसा है, मार्केट में ज़्यादातर कौन लोग अपनी प्रभुता बनाए हुए हैं, ठीक है, ऊंची जाति वाले लोग, बिजनेसमैन, यही लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। निगलेक्ट किया जा रहा है लोगों की आशाओं के प्रति, ठीक है, मतलब जो उनकी एस्पायरेशंस हैं उनको पूरा फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है आज का मार्केट। आज के समय में जो न्यू ऑर्डर चल रहा है उसको आप री इमेजिन करने की कोशिश करिए। दलित लोग क्या चाहते हैं इसे हमें समझने की कोशिश करना है। आज के समय में इनको हम इंटीग्रल एंड सब्सटेंसिव पार्ट बनाना चाहते हैं न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर का, एंड रिड्यूस करना चाहते हैं उनके परपिचुअल सबजुगेशन को। परपिचुअल मतलब इनका कंटिन्यू जो सबजुगेशन हो रहा है, अधीनता में ये लोग रहे हैं, इसको ख़त्म करना है। इसके लिए हमें कुछ नई सोशल जस्टिस पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है ताकि प्राइवेट इकोनॉमी को चलाया जा सके एंड फोकस किया जा सके डेमोक्रेटाइज द वर्किंग क्लासेस एंड रिड्यूस पावर्टी। वहीं यदि हम जैसे आदिवासी लोगों की बात करें और उनकी कौन कौन सी चिंताएं हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, तो देखिए, ये लोग जहाँ रहते हैं ना, जैसे जंगल वाला एरिया है, पहाड़ वाला एरिया है, तो सरकार क्या काम करती है, वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर उनको वहाँ से हटाने का काम करती है। पेड़ पौधे काट देगी, उनको एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगी, विस्थापित करेगी। ऐसे में जब उनका विस्थापन हो रहा है, अब जैसे कहीं पर कोई सरकारी फैक्ट्री खोलना है, कहीं पर खदान खोदना है, तो वहाँ के आदिवासी लोग विस्थापित हो जाते हैं। इसलिए बोला जा रहा है उनका जो हैबिटाट है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उनका जो इकोलॉजिकल ऑर्डर है वो कंटिन्यू होना चाहिए। उनकी जो कल्चरल है उसको, संस्कृति को हमें सेव करना है, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसलिए हम कहते हैं कि जो करंट फेज़ चल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजिक इनोवेशन का, मार्केट इकोनॉमी का एक्सपांसन हो रहा है, ये दलित लोगों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। सोशल जस्टिस के लिए हमें कुछ नए फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हम इंश्योर कर सकें इम्प्रेसिव क्लास एमंग दलित एंड आदिवासीज़, वो एक लीडर के तौर पर उभरें, बिजनेसेस के तौर पर उभरें, इंटरप्रेन्योर बने एंड इन्फ्लुएंसर बने हमारे इकोनॉमिक स्फीयर्स में। इसके बाद हम चलते हैं न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ। तो पहली न्यूज़ जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, EWS कोटा से रिलेटेड ये ऑर्डर है। तो EWS कोटा की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो EWS कोटा है, ये कोटा पार्टिकुलरली देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन देने का काम करता है।
ये जो कोटा लाया गया था, इसके माध्यम से 10% का रिजर्वेशन सरकार निर्धारित करी थी कि अब हम जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो गरीब हैं, तो उनको भी थोड़ा सा रिजर्वेशन का लाभ मिले। अब EWS कोटा के अंतर्गत हाई कोर्ट ने थोड़ा सा और भी राहत दिया है। बोला है कि यदि किसी की इनकम 1 लाख थी, ठीक है, 1 लाख तक यदि कोई कमा रहा है तो पहले इसको रिजर्वेशन दे रहे थे, अब बोल रहे हैं कि 5 लाख तक यदि कोई सालाना इनकम कर रहा है तो इसको भी आप रिजर्वेशन दीजिए। मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए थोड़ी सी और भी राहत हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आई है। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है ट्यूसडे के दिन, दिल्ली गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप इंक्रीज़ करिए एनुअल जो थ्रेशोल्ड है इनकम की। थ्रेशोल्ड मतलब सीमा है इनकम की, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए तैयार करी गई है, एडमिशन ऑफ देयर चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए ये कदम उठाया गया है, तो काफ़ी ये बढ़िया व्यवस्था है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो कोटा है वो 10% का रिजर्वेशन लाया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जॉब में एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंट्री के लिए। ये व्यवस्था करी गई थी यूनियन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सन 2019 में। तो EWS के लिए रिजर्वेशन के लिए क्या क्या बोला गया है, आपकी जो फैमिली इनकम है वो लेस देन होना चाहिए 8 लाख रुपया से कम। सालाना जो आपकी इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो लैंड है आपका वो लेस देन होना चाहिए 5 एकड़। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर करी गई हैं। इसके साथ ही साथ आपके पास जो रेसिडेंशियल प्लॉट है वो होना चाहिए 100 या फिर 200 स्क्वायर यार्ड का। रेसिडेंशियल फ्लैट आपका होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट से कम का। ये कुछ कंडीशन उस समय में EWS कोटा के टाइम में रखी गई थी।